उसके पब्लिक होने के बाद जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सहारा का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं कि मात्र 122 लोगों को 10,000 रुपए मिले और 1 करोड़ 19 लाख लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। यानी अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में बोलें तो ये दोबारा से निवेशकों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है पिछली बार की तरह। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज हम बात करने वाले हैं देश के सबसे बड़े स्कैम की, करीब 24,000 करोड़ के स्कैम की। और ये स्कैम सिर्फ सहारा ने ही नहीं किया है, बल्कि इसके आगे भी जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है इनके निवेशकों के साथ, वो उससे भी बड़ा स्कैम है। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2004 में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जॉब देने वाली कंपनी, इंडिया की एक समय की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या यूं कहें तो सबसे बड़ा परिवार, सहारा परिवार। और इस परिवार का हेड सुब्रत रॉय, जिसने बनाई देश की सबसे बड़ी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी कि इस कंपनी ने हर सेक्टर में अपना नाम किया, चाहे वो फाइनेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऑफलाइन ऑनलाइन एजुकेशन, रिटेल, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हॉस्पिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉस्पिटैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन इसके बाद इस कंपनी पे अपने खुद के कस्टमर के 24,000 करोड़ के स्कैम का आरोप लगा। लेकिन इस स्कैम को समझने के लिए हमें समय में पीछे चलना पड़ेगा। इस कंपनी की शुरुआत 1978 में हुई थी, जिसकी शुरुआत सुब्रत रॉय ने किया था, जिनका जन्म 10 जून 1948 में अररिया जिले बिहार में हुआ था। इनका जन्म बंगाली हिंदू फैमिली में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा होली चाइल्ड इंस्टीट्यूट कोलकाता से किया। बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर से। और गोरखपुर में ही सुब्रत रॉय ने अपना पहला बिजनेस शुरू किया, जो कि एक स्नैक्स का था, जिसको वो खुद ही साइकिल पर बेचा करते थे। उसके बाद अपनी सेकंड कंपनी की शुरुआत करी 1976 में, सहारा फाइनेंस, जो कि एक चिट फंड कंपनी थी। और 2 साल के अंदर ही इस कंपनी को सहारा इंडिया परिवार में ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने 2,000 रुपये कैपिटल से शुरुआत करी थी इस कंपनी की और उनके वेबसाइट के अनुसार करीब 9 करोड़ इन्वेस्टर और कस्टमर बना लिए थे और उनकी नेटवर्थ हो गई थी 2,59,000 करोड़। 5,000 ऑफिसेज और ब्रांच और 30,970,000 एकड़ का लैंड भी उन्होंने अपने हिस्से में एक्वायर कर लिया था। और वो अपने आप को मैनेजिंग वर्कर बुलाते थे सहारा इंडिया परिवार के। इनके ज़्यादातर इन्वेस्टर छोटे व्यापारी ही होते थे, जैसे कि चाय वाला या किराने की दुकान वाला या फल वाला। इन्होंने 1 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करी थी और सहारा कंपनी में ये विश्वास दिलाते थे कि इनको बहुत ही कम समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। जिस टाइम इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी तब बहुत से लोगों के पास तो खुद के बैंक अकाउंट भी नहीं होते थे, ना ही वो कुछ अपने लिए सेव कर पाते थे, क्योंकि सहारा में इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम पैसे से भी हो सकती थी और कम समय में ही अच्छा रिटर्न भी मिल रहा था। इसीलिए काफ़ी लोगों ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट करना भी आसान था, क्योंकि सहारा इंडिया डोर टू डोर जाती थी पैसे कलेक्ट करने के लिए। ये सहारा बहुत कम समय में ही बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी और देखते ही देखते 13 करोड़ लोग सहारा से जुड़ गए थे। और सुब्रत रॉय अपनी कंपनी से जुड़े लोगों को अपना परिवार कहते थे। और ये बिजनेस में ही नहीं बल्कि नेताओं और अभिनेताओं के साथ भी इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। इन्होंने 6 मई 2013 को एक इवेंट रखा लखनऊ में, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए, एक 30 फुटबॉल ग्राउंड के जितने बड़े ग्राउंड में। और एक साथ इसमें राष्ट्रगान गाया गया, जिसको पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रखा गया था, जो एक बार में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा गाया गया राष्ट्रगान का रिकॉर्ड होल्ड कर रहा था तब। और इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या से इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ये सारी जो भीड़ थी वो इनके खुद के ही एम्प्लॉय थे और ये अपने आप को सहारा श्री बुलवाते थे। सहारा कंपनी में करीब 12 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे थे। ये कंपनी भारतीय रेलवे के बाद दूसरी ऐसी कंपनी थी जिसमें इतने सारे वर्कर्स काम कर रहे थे और एम्प्लॉय भी।
ये कंपनी काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी, लेकिन जो सबसे पहली बार सहारा इंडिया के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हुई वो हुई थी 1996 में, जिसमें कुछ डिपॉजिटर्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था जिनकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी थी और ये डिटेल मंगवाया था लखनऊ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर प्रशनजीत सिंह ने। और जो डिपॉजिटर्स के डिटेल मांगी गई थी इसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी शामिल थे और सहारा कंपनी ने डॉक्यूमेंट देने के बजाय न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दिया उन पॉलिटिशियंस के नाम के साथ कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लें। और इस न्यूज़ के पब्लिक होने के बाद जो इनकम टैक्स ऑफिसर थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस मैटर को पूरी तरीके से शांत कर दिया जाता है। अब साल आ जाता है 2000 और इसके बाद लोग जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे उनकी मैच्योरिटी पूरी होने लगती है और सहारा वो पैसा ना देके उनको एक नेक्स्ट स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है और उस पैसे को री इन्वेस्ट करवा देती है। और ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही नहीं बल्कि मैक्सिमम लोगों के साथ होता है और लोगों को भी लगता है कि मेरी सेविंग्स का अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो लोग भी री इन्वेस्ट कर देते हैं। और 2003 आते आते सहारा की जो नेटवर्थ थी वो 32,000 करोड़ की हो चुकी थी। एक तरफ सहारा अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा था और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर थे उनका पैसा ना देकर किसी न किसी स्कीम में रीडिपॉजिट करवाया जा रहा था। 2008 में एक मंदी का दौर आता है जहां की कंपनी में इन्वेस्टर की संख्या कम हो जाती है और जो पहले के इन्वेस्टर थे वो अपने पैसे वापस मांगने लगते हैं, जिससे कि कंपनी में भी एक डाउनफॉल की शुरुआत होने लगती है। और इसी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए कंपनी आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने का प्लान करती है। लेकिन भारतीय रूल के अनुसार अगर किसी कंपनी को आईपीओ लॉन्च करना है तो उसे सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना होगा, या यूँ कहे तो कंपनी को अपना बायोडेटा देना होगा। और जब सेबी ने इनके डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया तब इसमें कुछ कमियां नज़र आईं। सेबी को लगा कि जो सहारा के अंदर कंपनियां हैं वो कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही हैं अपने डिपॉजिटर्स के साथ। स्पेशली जो दो कंपनी है सहारा की, पहली सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और दूसरी सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इनमें गड़बड़ियां हैं। इन कंपनियों ने नियमों के विरुद्ध जाके OFCD के थ्रू करीब 2.5 करोड़ इन्वेस्टर से 24,000 करोड़ की फंडिंग उठाई थी। सबसे पहले समझते हैं कि ये OFCD क्या है। OFCD का मतलब होता है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसका इस्तेमाल कंपनी के थ्रू आम लोगों से पैसा लेने के लिए किया जाता है। ये एक तरह से ऐसा होता है कि कंपनी में आपने कोई शेयर खरीदा हो जिसमें दो ऑप्शन होता है आपके पास, या तो आप इंटरेस्ट के साथ पैसा ले सकते हैं या फिर उस कंपनी का आप कोई शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन भारतीय नियम का कहना है कि अगर कोई कंपनी को OFCD का इस्तेमाल करके पैसा उठाना है तो उसको रजिस्ट्रार से अनुमति लेनी होगी, अगर 50 से कम लोगों से इन्वेस्टमेंट उठानी है तो, और अगर 50 लोगों से ज़्यादा से पैसे उठाने हैं तो कंपनी को सेबी से परमिशन लेनी होगी। जबकि सहारा ने 2.5 करोड़ लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाया था और सेबी से परमिशन भी नहीं लिया था, और इसी आधार पर सेबी का कहना था कि इस कंपनी ने भारतीय रूल को वायलेट किया है, यानी कि उसका उल्लंघन किया है, और ये कहा कि आपने जिन जिन लोगों से पैसा उठाया है उनको आप 15% इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करें। जिसके बाद सहारा इंडिया ग्रुप हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिलती है। फिर भी सहारा सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी सेबी के इस फैसले को बरकरार रखती है, जिसके बाद ये कंपनी पैसे लौटाने में असमर्थ हो जाती है। तब अगस्त 2012 में कोर्ट से ये ऑर्डर आता है कि आप इन पैसों को 3 इंस्टॉलमेंट में दे दें और OFCD के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सबमिट करें, जिसमें से पहली इंस्टॉलमेंट 5,120 करोड़ सहारा इंडिया दे देती है और 127 ट्रक में डॉक्यूमेंट भर के सेबी के ऑफिस भेज देती है, लेकिन बाकी के 2 इंस्टॉलमेंट देने में नाकामयाब होती है और सेबी को दिए डॉक्यूमेंट्स में भी कमियां पाई जाती हैं, जिसके बाद इसे कोर्ट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कहा जाता है और कंपनी के बैंक अकाउंट्स और सेविंग्स को भी फ्रीज कर लिया जाता है। 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सुब्रत रॉय को अरेस्ट कर लिया गया
उसके बाद मई 2016 में उनकी मां के निधन पर उनको पेरोल पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो दोबारा कभी जेल ही नहीं गए और 14 नवंबर 2023 में कार्डियक अटैक की वजह से 75 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। सहारा द्वारा दिए गए पहले इंस्टॉलमेंट 5,120 करोड़ में से सेबी ने अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि सहारा के थे, उनको मात्र 138 करोड़ ही रिफंड किया। सेबी का कहना है कि इन्वेस्टर के कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्रैक ही नहीं हो पा रहे हैं और इसी वजह से पैसे नहीं दे पा रहा है। सहारा का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए दे दिए हैं और सेबी का कहना है कि लौटाए गए पैसे से रिलेटेड डॉक्यूमेंट उनके पास है ही नहीं। मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो सहारा इंडिया है वो कोरोना से पहले अपने निवेशकों को इंटरेस्ट का पैसा देती आई है। ये तो रहा सेबी और सहारा की कहानी, लेकिन ये स्कैम यहीं तक सीमित नहीं है। इसके आगे जो हो रहा है वो इससे भी बड़ा स्कैम है उनके निवेशकों के साथ। तो आइए इसको भी डिटेल में समझते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने सहारा का पैसा लौटाने के लिए 18 जुलाई 2023 को एक पोर्टल जारी किया और कहा कि जितने भी सहारा के इन्वेस्टर्स हैं वो इस पर रजिस्टर करें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, और करीब 1.25 करोड़ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्टर्ड भी किया। बाद में अमित शाह जी ने कहा कि शुरुआत में 10-10 हज़ार करके निवेशकों को देंगे और बाकी का पैसा धीरे धीरे निवेशकों को लौटाया जाएगा। यानी कि कम से कम 1.25 करोड़ लोगों को क्लेम करने के बाद उनको कम से कम 10,000 ही लौटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि मात्र 122 लोगों को 10,000 रुपये मिले और 1 करोड़ 19 लाख लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया और उनको दोबारा ऑफिस भेजा गया, मेंबरशिप फॉर्म भरवाया गया और बोला गया कि क्लेम करने के लिए दूसरा पोर्टल बनाया जाएगा, आप उस पर दोबारा क्लेम करें। यानी अगर हम इसको सीधे सीधे शब्दों में बोलें तो ये दोबारा से निवेशकों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है पिछली बार की तरह। कोई भी ऐसा केंद्र में बैठा नेता नहीं है, चाहे वो मोदी जी हों या अमित शाह जी हों या फिर कोई भी सीनियर लीडर, जिसको इन्वेस्टर्स ने मेल या लेटर ना लिखा हो या फिर धरना प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है उनकी तरफ से। 5 जुलाई 2024 को एक न्यूज़ आती है कि ईडी ने सहारा इंडिया के हेड ब्रांच लखनऊ, कोलकाता और मुंबई के ऑफिस पर रेड किया है और ये रेड 3 दिन तक चला, जिसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया गया और कैश 2 करोड़ 98 लाख जब्त किया गया है। अब सरकार आगे क्या करती है वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो निवेशकों का पैसा लौटाने के मामले में तो सिर्फ बेवकूफ़ ही बना रही है। और ये जो न्यू पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिस पे ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी 5 लाख से कम इन्वेस्ट किया है वो क्लेम कर सकते हैं, बाकी के लोगों से आगे कम्युनिकेट किया जाएगा। और पिछले पोर्टल पर भी सरकार का ये कहना था कि 45 दिन के अंदर निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा, तो उसका क्या हुआ? अगर सहारा के कोई भी इन्वेस्टर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप किसी ना किसी माध्यम से आप गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करें या उन तक अपनी बात को पहुँचाएं, किसी भी माध्यम से मेल करें, लेटर लिखें या फिर आप सोशल मीडिया के थ्रू भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी ना किसी माध्यम से आप कम्युनिकेट करें, तभी जाके आपको आपका पैसा मिलेगा। हमारी सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि सहारा इंडिया में जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनमें मैक्सिमम इन्वेस्टर्स नीचे तबके के लोग हैं, जैसे कि चाय बेचने वाले या फिर छोटे मोटे काम करने वाले, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले, और जो खुद के सहारा के भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने भी बड़े लेवल पे पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सरकार के पास अपनी बात को रखें। अभी तक तो सरकार पैसे के नाम पर आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन हो सकता है कि जितना ज़्यादा लोग अपनी बात को पहुंचाएंगे, सरकार दबाव में आके कुछ ना कुछ तो करेगी, क्योंकि सहारा इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया से बाहर नहीं है। विजय माल्या की तरह सहारा ने पैसा लूट के कहीं बाहर नहीं लेके गई है, बल्कि सहारा इंडिया का पैसा हमारे देश में ही मौजूद है और इतना पैसा सेबी के पास है कि सेबी कुछ लोगों को उनका रिफंड दे सकती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।